बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, कभी इंक्वायरी कमीशन, कभी 5000 बंदों को उल्टा लटका कर मुल्क की हालात ठीक करने के दावे। लगता यूं के हुक्मरान जमात को और कुछ समझ आया है या नहीं, मगर ये बात समझ में आ गई है कि अपोजिशन और मीडिया को किस तरह मसरूफ रखना है, और हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाता है जिसकी वजह से हुकूमती कारकर्दगी पर बहस न हो सके, बल्कि लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे। जब से खान साहब ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है, बजट के मुग़लक असरात पर बात होने की बजाय अपोजिशन सफाइयाँ देती फिर रही है और कर्जों की तफसीलात दे रही है। वो बजट जिसके मुग़लक असरात से पूरी कौम बिलबिला उठी है, सियासतदान उस पर बात करने की बजाय अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। बिजली कीमत में 1.5 रुपया फी यूनिट इजाफा हो रहा है, बजट अभी मंजूर नहीं हुआ और सीमेंट की बोरी में 300 रुपये इजाफा हो गया। मशरूबात भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। हालात यह है कि बजट की मंजूरी से पहले ही महंगाई ने लोगों को आन दबोचा है और कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी तरफ वकला को जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस का गम खाया जा रहा है। कल अदालतों का बाइकाट करेंगे। अपोजिशन को गिरफ्तारियों और खुद पर लगाए गए इल्जामात का गम सता रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हिसाब किताब देने में मसरूफ है। हर गुजरता लम्हा आम आदमी के लिए तकलीफ का बायस बन रहा है। और ये तमाशा आज या कल शुरू नहीं हुआ, ये कई बरसों से लगा हुआ है। सियासी लड़ाइयां है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सवाल ये है कि आम आदमी की मुश्किलात का एहसास कौन करेगा? किसको ये एहसास है कि एक आम पाकिस्तानी किस मुश्किल से गुजर रहा है, जिन पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है। सियासी लड़ाइयां और आपसी रंजे अपनी जगह पर, मगर हुकूमत करने के लिए क्या यही तरीका रह गया है कि नए नए मसाइल और नए नए इश्यूज खड़े कर दिए जाएं और जो करने के काम है वो ना किए जाए? होना तो ये चाहिए था कि मुल्क जिन मुश्किलात में नजर आ रहा है, तमाम रंजिशें और इख्तिलाफात खत्म कर दिए जाते, सर जोड़ कर बैठा जाता और मसाइल का हल तलाश किया जाता, ताकि मुल्क में पहले इस्तेहकाम की फजा पैदा की जाती, कारोबार की सूरत निकलती, सरमायाकारी के लिए माहौल फराहम किया जाता, ताकि रोजगार मुयसर आता, रुपए पैसे की फरावानी होती, मुआशी इमरजेंसी नाफज कर दी जाती और पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल का हल निकाला जाता। इंक्वायरी कमीशन बनाना था और अगर फैसला कर लिया गया था कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, तो फिर पार्लियामेंट में इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया? इसका ऐलान पार्लियामेंट में होना चाहिए था, सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता। इसके बरक्स आधी रात को इसका ऐलान जरूर समझा गया, जिससे अब मजीद सरासीमगी फैल रही है। और यह बात दीवार पर लिखी है कि यह प्रैक्टिस भी कामयाब नहीं होगी, यकतरफा तहकीकात कोई कबूल नहीं करेगा, तो फिर वक्त ज़ाया करने का क्या फायदा? खुदा के लिए खेल तमाशे बंद करें और मुल्क के बारे में सोचें। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं एक हाईलाइट। आप पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर का जायजा लेंगे तो कुछ हिस्सा तो उनके पल्ले भी उनका भी आएगा। देखिए, बात यह है, खान साहब को बुनियादी बात यह है कि एक अपोजिशन लीडर अब वो नहीं है। ये सारे काम वो बिचौक से करें, लेकिन एक वजीर आजम के तौर पर। दूसरी बात मैं आपको एक वाज़ेह बताऊं, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है। हाँ, आसिफ बिलावल साहब ने उसकी सदारत की। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ हो चुका है। हमारे पूरे सूबों में तैयारी हो रही है, सिंध में कमेटियाँ बन रही हैं और जब से हम बने हमें तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शद साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल चंद हफ्तों से इस कंसल्टेशन में थे, जो हमारी सिचुएशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फिर उसके अंदर बजट भी आ गया। और इसकी ज़रा से थोड़ी सी 2-3 सेकंड की बात ज़रा अपने जहन में रखिएगा कि 10 तारीख से नेशनल असम्बली का, जो कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सेशन हो रहा है। 11 तारीख को आपने बजट पेश किया।
देखिए कामरान भाई, हम ये इस पे तो कई मरतबा बहस कर चुके हैं कि सत्यानाश किस्म की मईशत मिली थी, सवा सत्यानाश इन्होंने किया 9 महीनों में। 9-10 महीनों में कोई एक अच्छी खबर मुझे बता दें, मईशत के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मुआशी सूरत हाल के हवाले से कह रहा हूँ। काफ़ी इमरान खान साहब और उनके वज़रा जो हैं उन्होंने इसको एक नैरेटिव बना लिया है कि हमारी जो कारकर्दगी है वो इसलिए बेहतर नहीं हो पा रही कि माजी में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं उन्होंने बहुत लूटमार किया और पाकिस्तान में कर्जों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो अच्छी बात है कि जो हफीज शेख साहब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वज़रा अपने खर्चे कम करेंगे। हमने आपके सामने रखा कि पाकिस्तान पोस्ट का जो पुराना वजीर था उसके इस्तेमाल में 3 गाड़ियां थी, मेरे इस्तेमाल में 1 गाड़ी नहीं है, हालांकि जो मेरा एडिशनल चार्ज है उसकी तनख्वाह भी मैं नहीं लेता। लेकिन पिछले दौर में जब इमरान खान के पास कोई केपीके का ओहदा नहीं था, कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये रिक्शे की तरह केपीके का हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था। और अफराद ज़र जो है वो आप खुद समझते हैं, हर आदमी खरीदता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आज 9% के करीब है और ये 12% से ऊपर जाएगा, यानी अफराद ज़र 3 गुना हो जाएगा। और अब कुछ आम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस के खिलाफ कल अदालतों के बाइकाट का ऐलान कर दिया। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रेफरेंस को गैर आईनी करार दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में साबिक चीफ जस्टिस ने मौकफ इख्तियार किया कि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवाना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज को हुकूमत नहीं हटा सकती, ये जुडिशल काउंसिल का मामला है। खत में मजीद कहा गया है कि रेफरेंस में कहीं नहीं कहा गया कि जस्टिस काजी फाइजा ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इस रेफरेंस की वजह से फाजिल जज और सुप्रीम कोर्ट की बदनामी हुई। सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक रेफरेंस नाकाबिले समाअत है। साबिक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज जाती कंडक्ट का जिम्मेदार होता है, खुद कफील बच्चों या बीवी के कंडक्ट का नहीं। वज़ीर आज़म ने काबीना की मंजूरी के बगैर सदर को रेफरेंस भिजवा दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर और वज़ीर के खिलाफ हल्फ की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा चलाने का हुक्म जारी करे। और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है। हुकूमत के बहुत सारे वज़रा करप्शन मुलव्वस है जिन्हें कोई नहीं देख रहा। नवाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कहा कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी बिला जवाज है। उनके मुताबिक नून लीग के दौर में रुपया मुस्तहकम था और तेल की कीमतें कम थी। इमरान खान की नाहली ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अपनी नाकस पॉलिसियों और इंतकामी सियासत के बायस हिट विकेट हो चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने भी उनको मुंह नहीं लगाया, ना उनका फोन सुना और ना ही उन्हें हल्फ बर्दारी में बुलाया। हमारे दौर में मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए थे। और सबसे पहले बात कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, तजिया निगार मुजीबुर रहमान शामी नुक्ता नज़र में अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं। खान साहब ने जो तकरीर की और उसमें इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, उसके हवाले से मुजीबुर रहमान शामी अपना तजिया दे रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर का जायजा लेंगे तो कुछ हिस्सा तो उनके पल्ले भी उनका भी आएगा। देखिए बात यह है, खान साहब को बुनियादी बात यह है कि एक अपोजिशन लीडर अब वो नहीं है। ये सारे काम वो बिचौक से करें, लेकिन एक वजीर आजम के तौर पर एक अपोजिशन के साथ एक ताल्लुकात कार चाहिए। ये पार्लिमानी निज़ाम की रूह है। देखिए इंडिया में कितने हंगामा हुआ, कितने इल्जामात लगे, वर्किंग रिलेशन यूं ही मोदी साहब जो थे मुंतखब हुए, उनकी स्वेरिंग इन के अंदर जनाब हमारे राहुल गांधी और उनकी माता जी दोनों तशरीफ ले गए और लीडर उनके गए, मुबारकबाद पेश की, मामला आगे शुरू हो गया। इंतखाबी मुहिम की तलखी खत्म हो गई। ये जो खान साहब इंतखाबी मुहिम की तलखी खत्म नहीं होने दे रहे, ये उनके लिए मुफीद नहीं है। और अब ये जो मुश्किल हालात का बजट है, इसमें वो तो कहते ये जो उसमें फिर आवाम को भी जो उकसाया जाएगा, उसके भी फिर अपने नताइज निकलेंगे और आवाम जो भुगतेंगे उस पर गुस्सा आएगा उनको, उसके भी नताइज निकलेंगे।
यही बात लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी अपोजिशन लीडर जैसा किरदार क्यों अदा कर रहे हैं। सियासी लड़ाइयां तो इलेक्शन तक होती हैं, उसके बाद जो भी हुकूमत आती है वो अपना काम करती है। तो खान साहब को भी यही करना चाहिए था कि खुदा खुदा करके जैसे तैसे वज़ीर-ए-आज़म बन तो गए, और अब वज़ीर-ए-आज़म वाला रोल अदा करना चाहिए। अब या तो खान साहब पर पंजाबी फिल्मों का रंग चढ़ा हुआ है और अचानक इन्हें जोश उठता है और वो बड़क मार देते हैं कि नहीं छोड़ूंगा। हालांकि छोड़ने और पकड़ने का काम प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, इदारों का और कानून का होता है। हुकूमत इदारों को स्ट्रेंथन कर सकती है, ताकत दे सकती है, वो माहौल दे सकती है जिसके तहत वो काम कर सके। लेकिन अगर आप खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसब बन जाएंगे तो फिर इंसाफ कैसे होगा। इसीलिए लोग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मुल्क में तब्दीली का अमल किसी ठोस जमहूरी प्रोसेस के तहत हुआ है। सियासी टारगेट किलिंग की जा रही है। जब ऊपर की सतह पर हालात गैर मुस्तकम होंगे तो फिर नीचे बेयकीनी और बेचैनी फैलना यकीनी होता है। वज़ीर-ए-आज़म मुद्दई बनना चाहते हैं तो जरूर बने, लेकिन यह भी तो देखें कि हालात को मुस्तहकम कैसे रखना है। शामी साहब ने भारत की मिसाल तो दे दी कि इलेक्शन खत्म यानी खेल खत्म और पैसा आजम, वरना मोदी ने कांग्रेस पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए और कांग्रेस ने मोदी पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन जाती लड़ाइयों से मुल्क नहीं चलाए जा सकते। अगर आपकी तलखी है, नाराजगी है, तो इसका इजहार इसलिए नहीं किया जा सकता कि इससे अदम इस्तेहकाम फैलता है, और यही सोचने की बात है। मगर सोचेगा कौन। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं हामिद मीर, और खान साहब ने जो इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है उसी के ऊपर अपना तज़िया तबसरा दे रहे हैं हामिद मीर। काफ़ी इमरान खान साहब और उनके वुज़रा जो हैं उन्होंने इसको एक नैरेटिव बना लिया है कि हमारी जो कारकर्दगी है वो इसलिए बेहतर नहीं हो पा रही कि माजी में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं उन्होंने बहुत लूटमार किया और पाकिस्तान में कर्जों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो अच्छी बात है कि जो हफीज़ शेख साहब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे वो इस कमीशन के सामने पेश होकर बताएंगे कि सबसे लंबा अरसा मैं वज़ीर ख़जाना था और ये कर्जे जो मेरे दौर में आए ये कर्जे कहाँ कहाँ पे खर्च हुए। तो ये तो वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी होती है ना कि कर्जे जो आते हैं और कहाँ पे खर्च होते हैं, तो उसी को बताना होता है। तो वो बताएंगे। और खुसरो मुख्तियार साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसमें थे, बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं, तो इनको भी पता होगा सब कुछ। तो ये इमरान खान साहब की काबीना के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 साल में मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे और वो खुद ही आके इस कमीशन को बताएंगे कि ये कर्जे कहाँ पे खर्च हुए। मैं समझता हूँ कि इस पे अपोजिशन को ज्यादा एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होने देना चाहिए। क्योंकि जो बजट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो गैर मुल्की कर्जे आते हैं वो हवा में तो नहीं आते ना, उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर वो कर्जे कहाँ कहाँ पे खर्च होते हैं, किस किस मिनिस्ट्री के जरिए किस किस प्रोजेक्ट में कैसे खर्च होते हैं, उसका पूरा एक तरीकाकार मौजूद है। हर चीज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि जब पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में स्वात में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और 35 लाख के करीब लोग जो हैं वो जब आईडीपीज बने थे, तो वो ऑपरेशन कैसे हुआ और वो आईडीपीज को कैसे संभाला गया, उसके लिए कहां कहां से कर्जे लिए गए, कहां कहां से पैसे आए, कहां खर्च हुए। नवाज शरीफ साहब के दौर में जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ कबायली इलाके में और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं वो खत्म हुई, उसके नतीजे में भी बहुत से लोग आईडीपीज बने थे। एक कबायली एजेंसी में नहीं 3-4 कबायली एजेंसियों में लोग आईडीपीज बने थे, उसके लिए भी कर्जे लिए गए थे। वो कर्जे कहां कहां से लिए गए, कहां कहां खर्च हुए। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो शायद अपोजिशन को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जब मामलात जो हैं ये कमीशन के सामने आएंगे और यकीनन उसमें अपोजिशन जो है उसको भी अपने डिफेंस का मौका दिया जाएगा, तो वो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, पता चलेगा कि कर्जे कहां कहां से आए, कहां कहां पे खर्च हुए। और इमरान खान साहब हो सकता है कि जब कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो जाए तो हो सकता है कि उनको लेने के देने पड़ जाए। देखिए, मसला ये नहीं कि खास साहब जो इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं
वो कल को उनके गले पड़ सकता है या उनके अपने लोग फंस सकते हैं। जिस तरह नैब बनाने वाले आज खुद नैब में फंसे हुए हैं और हुकूमत ये कह रही है कि नैब तो हमने नहीं बनाई थी। कल को कोई और ये कह सकता है कि इंक्वायरी कमीशन हमने नहीं बनाया था और खुद उसी इंक्वायरी कमीशन को भुगत रहे होंगे। सवाल ये है कि इंक्वायरी कमीशन बनाने की जरूरत अब क्यों पेश आ रही है, ये पहले क्यों नहीं बनाया गया? जितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे थे उसके हिसाब से तो ये कमीशन बहुत पहले बन जाना चाहिए था। या तो खान साहब को अब ये इल्म हो गया है कि अपोजिशन पर करप्शन के इल्जाम वो साबित नहीं कर सकते, या फिर वो मुखालिफ सियासी जमातों के लोगों को नाक रगड़ाना चाहते हैं। इंक्वायरी कमीशन को ना तो अपोजिशन मानेगी और ना ही उसकी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत होगी। फैसले फिर भी अदालतों में होंगे, अगर रिपोर्ट बनेगी तो अदालत में जाएगी। तो मेरी राय में खान साहब ने कमीशन बनाने में खासी ताखीर कर दी है। अब हालात बदल चुके हैं, अब उन पर 1 साल की नाकामियों का बोझ इस कदर ज्यादा हो चुका है कि कमर दोहरी हो चुकी है। अपोजिशन पर आप करप्शन साबित कर भी दें, लेकिन अपनी नाकामियों का दाग कैसे धोएंगे? बजट के हवाले से कुछ बात करते हैं। ऑन द फ्रंट में इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं कामरान शाहिद के साथ। वॉच इरशाद भट्टी का तजिया बजट के हवाले से। बजट को जिसको इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं सख्त तरीन बजट है और इससे ज्यादा बजट सख्त आया नहीं। अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरा बताइएगा भट्टी साहब, ये एक्सपेक्टेशन यही थी? देखिए कामरान भाई, हम ये इस पे तो कई मरतबा बहस कर चुके हैं कि सत्यानाश किस्म की मईशत मिली थी। सवा सत्यानाश इन्होंने किया 9 महीनों में। 9-10 महीनों में कोई एक अच्छी खबर मुझे बता दें, मईशत के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मुआशी सूरत हाल के हवाले से कह रहा हूँ। नाइली, नालायकी, कन्फ्यूजन, इस पे भी बहुत बात कर चुके हैं। इस पे भी बहुत बात कर चुके हैं कि करना क्या चाहिए था और ये करते क्या रहे। लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी तरफ से भी हैं कि कौन सा बजट ऐसा है पाकिस्तान की 71 बजट हो गए हैं। गुलाम मोहम्मद ने पहला किया था, हमाद अजहर ने आखिरी बजट पेश किया था। 9000 लफ्ज़ों में पहला बजट था और 48 सफ़ों में ये बजट है। कोई बताएं एक बजट जो आवाम दोस्त हो, जिसमें जो नर्म हो, जिसमें महंगाई ना बढ़ी हो या जिसमें बेरोज़गारी ना हुई हो। आप अंदाज़ा कर, आप यानी हम बातें कर रहे हैं, अभी जैदी साहब भी बात कर रहे थे, फैसल वाडा साहब उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे। यानी IMF वाले हंसते होंगे जब आप इस बजट पे गुफ्तगू कर रहे होंगे और हमें बुला रहे होंगे कि ये काम ही इनका नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये कितने यानी भूखे नंगों के कोई बजट होते हैं, फ़कीरों की कोई पॉलिसियाँ होती हैं। जो लोग भी दुनिया के सामने पाकिस्तान की भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो पाकिस्तान से मुखलस नहीं। क्यों दुनिया के सामने हमें भूखा नंगा और फकीर बनाकर पेश किया जा रहा है? चंद लोगों के खिलाफ नफरत का मलबा आप पाकिस्तान पर क्यों गिरा रहे हैं? 2 साल पहले हम दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बनने वाले थे। पूरे एशिया में हमारी स्टॉक मार्केट नंबर 1 चल रही थी, ग्रोथ रेट हमारा ऊपर जा रहा था। तो हमें अंदरूनी तौर पर लड़ाकर सब कुछ रिवर्स कर दिया गया है और अब ये कहते हैं कि हम भूखे नंगे और फकीर हैं। भूखे नंगे और फकीर वो लोग हैं जिनकी नीयतें खराब है, जो दुश्मन की साजिश को या तो समझते नहीं या फिर उनके साथ मिल गए हैं। भूखे नंगे और फकीर वो लोग हैं जिनकी नीयतें खराब हैं, जो दुश्मन की साजिश को या तो समझते नहीं या फिर उनके साथ मिले हुए हैं। मुल्क को कमजोर बनाकर हम लोगों में मायूसी क्यों फैला रहे हैं? ये बात लोगों को अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि अच्छी भली चलती हुई मईशत और मुस्तहकम होता हुआ पाकिस्तान हमने सियासत की नजर कर दिया? तो क्या ये वक्त सदा ही ऐसा रहेगा? हरगिज नहीं। जिस दिन कौम इंतशार पसंदी को समझ गई और ये समझ गई कि हमें आपस में किस तरह लड़ाया जा रहा है, किस तरह हमें लड़ा कर कमजोर किया जा रहा है, किस तरह तकसीम किया जा रहा है, ये जब बातें समझ में आ गई तो तरक्की का सफर यकीन रखे दोबारा शुरू हो जाएगा। और कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे मौलाना बख्श चांडियो, पीपल्स पार्टी के हम रहनुमा है। देखते हैं क्या फरमाते हैं अपोजिशन की तहरीक के हवाले से। वॉच दिस। दूसरी बात मैं आपको एक वाजे बताऊं, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है। हाँ। आसिफ बिलावल साहब ने उसकी सदारत की, अवामी राब्ता मुहिम का आगाज हो चुका है।
हमारे पूरे सूबों में तैयारी हो रही है, सिंध में कमेटियां बन रही हैं, और जब से हम बने हमें तैयारी की जरूरत नहीं होती। आपकी तहरीक तो फिर सिंध में ही चलेगी, क्योंकि पंजाब के कुछ शहरों में जो मुजाहरे हुए हैं, किसी में 10 लोग थे, किसी में 12 लोग थे। मैं ईमानदारी की बात बताऊं, आप बड़े साहिब इल्म हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है उसकी। नहीं, MRD की जब मूवमेंट चली तो कहाँ कितने लोग जमा हुए थे? कल मैंने इजलास में कहा है बिलावल साहब के कि हम जो हमारा गढ़ था जिला, वहाँ 4 आदमी नहीं जमा हुए, लेकिन वहाँ जितनी आगे लगी, लोग मरे जितने, वो देखिए ना मुकाबले जो हुए। अभी भी कहता हूँ पंजाब का एक भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ जियाला ना हो, और जो भुट्टो के लिए जिन्होंने जाने दिए, बीबी के लिए, उनकी नस्लें खत्म नहीं हो गई हैं। हमसे कोताहियाँ हुई, हमारी सूबे की पार्टी से कोताहियाँ हुई, लेकिन वो लोग मौजूद हैं। और ये जो बहरान ला रहे हैं ना, जो सोए हैं वो भी उठ पड़ेंगे, और ऐसा माहौल बनने जा रहा है जिसे हमारा MRD में चला, शर्त लग गई, और बच्चे शर्मिंदा हो रहे थे कि हम आप वालिदैन इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कयामत कर दी है, अब आपकी जिंदगी जहर हो गई है। हम ना भी बोले, मैं कहता हूं सियासी पार्टियां अवाम से गद्दारी करेंगी अगर आगे नहीं आएंगी तो। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपकी टीवी पे बोल रहा हूं। देखिए जी, अवाम जब बेचैनी से इंतजार करे, तड़पते रहे, और क़यादत आगे ना है, चलें इस बात को छोड़ते हैं, मैं बड़ा और क़यादत आगे ना आए। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, हर मुल्क में जहां आप समझते हैं बेहतरी आई है, मैं इनकलाब की बात नहीं करता, हाँ, हर दौर में इनकलाब एक नई शक्ल से आया, जब पूरे एक भी ऐसा तबका नहीं जो रियासत के जुल्म जबर से आजाद हो, तो लोग तो निकलेंगे ना। जो पार्टी नहीं करेगी रहनुमाई, जो पार्टी अवाम के साथ नहीं खड़ी होगी, फिर वो नाम नहीं रेलेवेंट हो जाएगी। अपोजिशन की तैयारियों से तो लगता है कि वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए हालात को साजगार समझ रही है। हुकूमत की तकरीबन 8-10 माह की कारकर्दगी से अपोजिशन को काफी हौसला और तकवीत मिली है, और जिस तरह नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में 1 साल मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू किया था, और खास साहब 4 हल्के खोलने का मुतालबा लेकर मैदान में उतरे थे। इसी तरह अपोजिशन भी हुकूमत का साल मुकम्मल होने पर मैदान में उतरने के लिए तकरीबन तैयार नजर आती है। तो ये टिट फॉर टैट का मामला लगता है। जिस तरह खान साहब निकले थे 1 साल बाद, इसी तरह अपोजिशन आज तैयार है 1 साल बाद निकलने के लिए। अब अवाम के पास हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए सबसे बड़ा जवाब महंगाई है, कुव्वत खरीद में कमी है, और अपोजिशन इसी जवाब को इस्तेमाल करना चाहती है। इसके अलावा वकला भी मुतहरक हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखें तो अब तक वो अवामी रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा जो इन तहरीकों का हिस्सा होता है। तो सियासी जमातें अभी अपने वोटर और सपोर्टर की दिलजोई जरूर कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, छोटे मोटे जलसे कर रही हैं, लेकिन वो मामला जो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया, और जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, लोग खुद से बाहर नहीं निकलेंगे, अपोजिशन की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में शहजाद इकबाल बजट के हवाले से कि क्या बजट इन हालात में इससे बेहतर बन सकता था या नहीं। शहजाद इकबाल क्या कहते हैं, वो वो बजट भी पास हो गया, क्योंकि बजट को आपने दोनों हाउसेज से नहीं पास करवाना होता। कौमी असेंबली में अक्सरियत हुकूमत की, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन के बावजूद बजट जो है वो पास हो जाएगा। रहा सवाल कि ये बजट कैसा था, देखें मेरे ख्याल से जो हालात हैं, जो इस वक्त माशी इक़्तिसादी हालात हैं हमारे, उसमें इससे कोई ज्यादा बेहतर बजट आ नहीं सकता था। इसमें महंगाई होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहा था बेनजीर ने पिछले सवाल के जवाब में कि जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चीनी पे पहले 8 और 3% यानी कि टोटल 11% टैक्स था, उसको बढ़ा के 17% कर दिया गया है, जिससे चीनी पर केजी जो है वो 3.5 पौने 4 रुपए महंगी हो जाएगी, और उसका असर आम आदमी पर आएगा। इसी तरह जो मशरूबात है उनकी कीमत में भी इजाफा किया गया है, उनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस जिनको बढ़ाया गया है। दूसरा ये बात भी दुरुस्त है कि पहले जो कम से कम आमदनी थी वो अगर आपकी 1 लाख रुपए माहाना थी तब आप टैक्सेबल इनकम में आते थे, यानी कि 1 लाख आप कमाते हैं तब आप पे टैक्स लागू होता था।
अब उसको कम करके 50,000 कर दिया गया है। अगर आप सैलरी क्लास के हैं, अगर आपको तनख्वाह मिलती है तो 50,000 के ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी उसको टैक्स किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो 32-33 हजार रुपए अगर आप कमाते हैं तो उसके ऊपर आप पे टैक्स लागू हो जाएगा। तो आमदनी भी कम होगी, टैक्स का बोझ भी है। लेकिन एक पॉजिटिव बात अब हमें उम्मीद करनी चाहिए जो हमारे सामने आए कि इस हुकूमत ने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि अनरियलिस्टिक टारगेट रखा है टैक्स कलेक्शन का। 5,555 का मतलब ये कि इस साल जितना हमने टैक्स कलेक्ट किया है उससे तकरीबन 40% ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन हमें देखना यह है कि हर बंदा यहाँ पे ये तनकीद करता है कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। 19,000 टैक्स पेयर है रजिस्टर्ड, जिसमें से 12-13 लाख लोग टैक्स देते हैं। तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है कि हम सिर्फ 4-4.5 हजार रुपए टैक्स कलेक्ट करें, या हमारा पोटेंशियल है कि 5,500-6 हजार अरब हमें कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर पोटेंशियल है तो वहां का ऑप्शन, लेकिन आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको बजट पास हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा और इससे महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि इन हालात में इससे अच्छा बजट नहीं बन सकता, उनकी बेहिसी को सलाम करने को जी चाहते। जिस बजट में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के शाहाना अखराजात, यानी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जिसे यूनिवर्सिटी में बदलना था, अब उसके अखराजात के लिए रकम बढ़ा दी जाए, गरीब के आटे, चीनी और घी की कीमत ज़्यादा कर दी जाए, जिस बजट में हायर एजुकेशन का बजट आधा कर दिया जाए और नैब का बजट दुगना कर दिया जाए, और जब बजट चीख कर कह रहा हो कि महंगाई का तूफान लेकर आऊंगा, उस बजट को अच्छा सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो इस बजट से मुतासर नहीं होते, जिनकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनसे पूछे जिन्हें या जिन पर बजट का अमली तौर पर असर होता है, जिनका लहू खुश्क हो रहा है। कोई जी शऊर इंसान इस बजट को अच्छा बजट नहीं कह सकता। अगर हुकूमत अपने अखराजात आधे कर देती और ऑस्टेरिटी का ढिंढोरा पीटने की बजाय बजट में इसका असर दिखाती तो बात समझ में आती। अब सूबों को आप पहले से ज्यादा रकम दे रहे हैं, वफाक भी अपने लिए रकम दुगनी कर रहा है, और सारी रकम आप आवाम से निचोड़ेंगे और फिर ये कहें कि बड़ा मुश्किल था और ये महंगाई करना नागुज़ीर था और ये बड़ा अच्छा बजट है, तो फिर आपको सलाम ही किया जा सकता है। आज के लिए इतनी, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम में खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।